And welcome to the next question of our PYQ series. अगला PYQ हम देखते हैं. What does ethics seek to promote in human life? बेसिकली जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो पूछ रहा है कि एथिक्स का एम क्या है हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में. जनरल क्वेश्चन है. उसके बाद पर्टिकुलरली एथिक्स का रोल पूछा है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. एथिक्स क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये दो क्वेश्चंस है, आपको समझ में आया. दो पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन में. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एथिक्स के बारे में बताना है. बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है. एथिक्स हम सबको पता है. एथिक्स क्या है? एथिक्स है जो सोसाइटी या हमारा प्रोफेशन हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, डूज एंड डोंट्स देता है कि इस दायरे में रह के हमको काम करना है. दैट इज एथिक्स. ठीक है, ये बाहर से मिलता है, समाज देता है, या तो आपका प्रोफेशन आपको देगा या तो आपका देश आपको देगा. ठीक है, बाहर से आता है. तो आपको बेसिक मतलब लिखना है सबसे पहले एथिक्स का. एथिक्स सीक्स टू प्रमोट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, fairness, justice and responsibility in human life. It provides a moral framework for decision making. ठीक है, आप डिसीजन लेते हो एथिक्स के बेसिस पे कि कौन क्या सही है क्या गलत है. आपका बिहेवियर डिसाइड होता है एथिक्स से, और रिलेशनशिप्स आपके कैसे चलेंगे अच्छे बुरे वो आपके एथिक्स से डिसाइड किया जाता है कि आप कितने एथिकल हो. ठीक है, जो दुनिया के जो नियम है उसको कितना फॉलो कर रहे हो. ठीक, ensuring that individuals and organization act in ways to support human flourishing and well-being. ये सबसे पहला बेसिक, आपको ये जो पहला पार्ट था इसको एड्रेस किया गया कि एथिक्स का एम क्या है ह्यूमन लाइफ में. और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपको एथिक्स का पूरा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस पिछले 12 साल का आपको PYQ, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही 12 साल का PYQ आपको मिल जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है, लिंक दिया होगा जिसमें एथिक्स के नोट्स जो कि बाजार में मिलने वाले नोट्स से बिल्कुल अलग है. इट्स वेरी सिंपल, बहुत आराम से अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी पढ़ना आता है आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, और बहुत जल्दी आपका एथिक्स खत्म हो जाएगा. तो ऐसे लोग, स्पेशली जो लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते फॉर वॉट एवर रीजन, आप वो नोट्स ले सकते हो. लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप वो पढ़ के आप अपना एथिक्स मोर और लेस तैयार कर सकते हो. प्लस उसमें 12 साल का आपको PYQ भी मिलेगा जो सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड होगा. जैसे अभी हम लोग एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कर रहे हैं, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के सारे क्वेश्चंस, फिर एटीट्यूड के सारे क्वेश्चन, फिर एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन, इस तरीके से चैप्टर वाइज हमने सेग्रीगेट करा हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इज पर्टिकुलरली क्रूशियल बिकॉज public officials' action and decisions significantly impact society and citizens' life. जो पब्लिक ऑफिशियल है उसका एक्शन हम सब पे, जो हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, नॉर्मल लोग हैं, सिटीजन है, हम सब के लाइफ को इम्पैक्ट करता है. एक पब्लिक ऑफिशियल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन वाला हो चाहे पॉलिसी मेकिंग वाला हो, इन सब का एथिकल होना जरूरी है क्योंकि दे ऑल इम्पैक्ट आवर लाइफ. Here are some key reasons why ethics is vital in this field. अब क्या क्या इसका रोल है आपको एक एक पॉइंट लिखना है. सबसे पहले एथिक्स इंटीग्रिटी और ट्रस्ट पैदा करता है. जो पब्लिक सर्वेंट एथिकल है उसमें इंटीग्रिटी और उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसमें इंटीग्रिटी भी होगा एंड इज ट्रस्टवर्दी. Public administrators must act with integrity to maintain public trust. Ethical behavior ensures transparency and accountability. ठीक है, जो एथिकल होगा वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, अकाउंटेबल भी होगा, क्योंकि ये बेसिक वैल्यूज होती हैं सिविल सर्विसेज की, which are essential for fostering trust between the government and the public. सेकेंड चीज जो आता है एथिक्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को देता है, दैट इज फेयरनेस एंड जस्टिस. Decisions made by public officials should be fair and just, ensuring that all citizens are treated equally and that resources are allocated equitably. ठीक है, तो ये जो fairness and justice का value है, ये हमेशा लॉ जो है वो सिविल सर्वेंट को मजबूर नहीं कर सकता कि वो लॉ के बेसिस पे फेयर एंड जस्ट होगा. कभी कभी उसका एथिकल होना भी जरूरी है कि अगर लॉ नहीं भी है या लॉ में लूप होल भी है, वो अपने एथिक्स के बेसिस पे इन वैल्यूज को अपहोल्ड कर देगा.
ठीक है। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्सेज। बहुत सारा पैसा, टैक्स का पैसा, रेवेन्यू का पैसा पब्लिक सर्वेंट्स के हाथ में होता है, उनको मैनेज करना है, उनको देख के संभाल के खर्च करना है, तो इसीलिए उनका अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट अफेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। एथिकल गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर दैट दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर कैरिड आउट विद अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही उनका होना ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक का पैसा वो लोग हैंडल करते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिंग करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए भी एथिक्स ज़रूरी है। सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट बॉडी नहीं कर सकता। अगर बंदा एथिकल नहीं है, कितना आप उसके पीछे पुलिस दौड़ाओगे, कितना उसको सर्वेलेंस में रखोगे, इवेंचुअली बंदे का खुद का अच्छा होना भी ज़रूरी है ना। बार बार चेक करके आप उसको सही रास्ते पे नहीं ला सकते, तो उस इंसान का भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड हेल्प्स प्रिवेंट करप्शन, waste and abuse in government, promoting a more effective and efficient public administration। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसे 4-5 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे ना कि ये रोल प्ले करता है एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद मॉरल डिलेमास। अब बहुत सारा केस ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि पब्लिक सर्वेंट डिलेमा में फंस जाता है। जैसे मान लो एक घर अलॉट करना है और 2 व्यक्ति उसके सामने आ गए घर लेने के लिए, कैसे अलॉट करेगा, किस बेसिस पर अलॉट करेगा। उसके बाद हॉस्पिटल में मान लो 10 बेड ही है और 15 लोग आ गए हैं, एडमिशन कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, देयर आर 15 पीपल हु हैव टू बी एडमिटेड और सीटें सिर्फ 10 हैं, तो कैसे आप चीज़ों को अलॉट करोगे, कैसे लोगों को प्रायोरिटाइज करोगे। ये सब डिलेमा सिचुएशन है और इसमें एथिक्स बहुत काम आता है, लॉ हमेशा काम नहीं आता है इसमें। तो पब्लिक administrator often face complex moral dilemmas such as allocating scarce resources. Ethical framework guide decision making in these situations, ensuring that choices are made based on moral principles rather than personal interests or biases. तो summary में, ethics in public administration ensures that public official acts in a way that are transparent, accountable and in the public interest, thereby promoting fair and just society। और आपको एग्जाम्पल्स भी डालने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे लिखने से नहीं होगा। तो एग्जाम्पल जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पूछा है तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये कुछ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें से आप 2-3 या मैक्सिमम 4 भी यूज़ कर लोगे तो चलेगा। मैंने आपको लिस्ट काफ़ी लंबी दी है। TN सेशन हम सबको पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म किया उन्होंने, इलेक्शन सिस्टम पूरा ओवरहॉल किया उन्होंने, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। तो TN सेशन इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज रिगरस एनफोर्समेंट ऑफ इलेक्टोरल लॉ which significantly reduced electoral malpractices. His tenure is credited with restoring the credibility and integrity of the Election Commission of India। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले क्या होता था कि सरकार में जो भी है, लॉ मिनिस्टर है, वो बुला लेता था इलेक्शन कमिश्नर को कि आओ कुछ बात करनी है, मीटिंग करनी है। तो पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो काफ़ी सबड्यूड रहता था गवर्नमेंट के आगे। जब TN सेशन बने और उनको फिर बुलाया गया ऐसे किसी मंत्री ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम एन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, मेरी अपनी ऑटोनॉमी है, मैं इस तरीके से किसी के भी बुलाने पे नहीं जा सकता। पहले फिर पॉलिटिशियंस भी बोलते थे जो गवर्नमेंट में होते थे कि अभी यहाँ पे इलेक्शन कराओ, अभी यहाँ पे इलेक्शन मत कराओ। तो TN सेशन बोलते थे ये आप नहीं बोलोगे मुझे कि मैं कहाँ पे इलेक्शन कराऊंगा नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर कहीं पे सूखा पड़ा है, बाढ़ आया है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, तो आप मेरे को बताओ, मैं फिर कंसिडर कर सकता हूँ। बट आपके सुविधा के लिए मैं अभी इलेक्शन कराऊँ नहीं कराऊँ, ये सब मैं नहीं करूँगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो लगभग हर पॉलिटिशियन के साथ इनका झगड़ा होता था और इन्होंने पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म की काया पलट करके रख दी थी। ठीक है, उसके बाद अशोक खेमका, ये भी हम जानते हैं कि कुछ सालों में इनके पता नहीं कितने ट्रांसफर्स हो गए हैं। लैंड का कोई घपला इन्होंने पकड़ा था ड्यूरिंग कांग्रेस रेजिम, तो तब से इनका नाम बन गया और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। नोन फॉर हिज फाइट अगेंस्ट करप्शन, अशोक खेमका हैज़ बिन ट्रांसफर्ड मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस ऑन ethical issues. He exposed several land scam and has been a vocal advocate for transparency in government dealings. उसके बाद नरेंद्र कुमार IPS, इनकी तो डेथ ही हो गई थी। ये MP में इनलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को पकड़ रहे थे
और तो जो लैंड माइनिंग माफिया था उन लोगों ने इनके ऊपर कोई जेसीबी या ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिसके वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज डेडिकेशन टू ड्यूटी एंड एथिकल कंडक्ट। उसके बाद सत्येंद्र दुबे, ये भी बड़ा नाम है। ये जब गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बन रहा था इंडिया में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर थे ये, तो जब ये क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट बन रहा था तो इसमें जितने भी करप्शन वगैरह हो रहे थे, ये विसल ब्लोइंग किया था, इन्होंने सामने लाया था कि यहाँ पे ये घपले हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो उसके बाद इनकी भी अनटाइमली डेथ हो गई इसके वजह से। देन राजेंद्र बारूद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कोविड के टाइम पे। नंदुरबार एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जहाँ पे पूरा देश ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा था, लोग मर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, इनके डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की सेल्फ सफिशिएंसी थी, ऑक्सीजन की कमी इनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। इसके वजह से काफ़ी इनका नाम हुआ और काफ़ी लोगों की जान बची, क्योंकि इन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए थे। पहले जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उतना ये कलेक्ट करके इन्होंने रख दिया था अपने पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो इनके डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन राजेंद्र भट्ट, इन्होंने भीलवाड़ा मॉडल शुरू किया था कोविड-19 पैंडमिक में। तो इन्होंने जो मेजर्स लिए थे उससे क्या हुआ कि कोविड फैल नहीं पाया। इनका जो एरिया था भीलवाड़ा राजस्थान, वहाँ पे कोविड एक से दूसरे के पास फैल नहीं पाया। इन्होंने इतने अच्छे क्वारंटीन मॉडल्स और सोशल डिस्टेंसिंग वाले सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे, तो इनके वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, इनका भी नाम पता है। मणिपुर में इन्होंने अपने पैसों से रोड बनवा दिए थे, 100 किलोमीटर की रोड। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिरेकल मैन। गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिली थी, उसके बावजूद इन्होंने कुछ ना कुछ करके रोड बना दिया, जो कि वहाँ के कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इनका नाम उसके बाद से बन गया। देन इरा सिंगल IAS की टॉपर रही थी, एंड शी बिकेम दी टॉपर डिस्पाइट हर फिजिकल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, 2014 की IAS टॉपर थी है। और ऐसे लोग जब पॉलिसी मेकिंग पोजीशन में आते हैं तो वो बाकी जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उनका भी दर्द समझ सकते हैं, बिकॉज दे हैव फेस्ड दैट प्रॉब्लम देमसेल्व्स। सो एम्पैथी जो है ना इनका जेन्युइन होता है, एंड कंपैशन जो है इनका जेन्युइन होता है, क्योंकि वो खुद भी वो उन चीज़ों को झेल चुके हैं। तो दे विल मेक पॉलिसीज विच विल बी वेरी मच इंक्लूसिव इन नेचर। ठीक है, वो डिसेबल्ड लोगों का या बाकी और भी वल्नरेबल सोसाइटी सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसका दर्द समझ सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजू नारायण स्वामी, ये केरला काडर के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने भी अशोक खेमका की तरह बहुत सारे लैंड करप्शन केसेस पकड़े थे। रोड जब बन रहा था केरला में, वहाँ के कुछ करप्शन केसेस पकड़े थे। एंड ही वाज आल्सो एन ऑब्जर्वर फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केरला में के इलेक्शन का बहुत अच्छे से इन्होंने ड्यूटी अपनी निभाई और बहुत अच्छे काम किए थे इन्होंने। Known for his anti-corruption effort, Dr. Swamy has exposed several scams and irregularities in various departments. His dedication to transparency and accountability has earned him widespread respect. Okay? तो आई होप ये क्वेश्चन के आपको समझ में आया और काफ़ी मटेरियल आपके पास हो गया होगा या क्वेश्चन लिखने के लिए। बिसाइड्स, आपको अगर पूरा नोट्स चाहिए और बाकी 12 साल के आपको PYQs चाहिए, डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप पूरे नोट्स और पूरे PYQs हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।